फैन चला दो भाई, ये फैन चला दीजिए। क्या पढ़े थे हम लोग? मैकेनिकल मतलब हमने चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट किया था ना। ठीक है, चलिए बात बंद करिए, ध्यान से सुनिए। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कल मैंने आपको हीट और टेम्परेचर के बारे में बताया था, और लास्ट टॉपिक हीट टेम्परेचर हो गया था ना। ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बताया था। ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, थोड़ा बात ध्यान से सुन लो। लास्ट टॉपिक हमने यही पढ़ा था। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब मैंने आपसे बोला था कि जब किसी बॉडी पे या किसी भी सब्सटेंस पे तुम जितना वर्क करोगे, जूल्स ने बताया है कि जब किसी बॉडी पे तुम जितना वर्क करोगे, उस बॉडी का हीट एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। W इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q होगा, वेयर Q इज़ द हीट एंड W आप उस पर उतना वर्क कर रहे हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म J आएगा, J इंटू में Q। J जो दिखाई दे रहा है यही J हमारा W/Q बन जाएगा। और हाँ, J की कल उल्टा लिखा गया था। कल तुम उल्टा लिखी होगी। J इज इक्वल टू W/Q हो जाएगा। ये हम अभी कल ही ये बात बताए थे कि अगर उसका एक यूनिट एनर्जी बढ़ाएंगे तो जितना वर्क करेंगे वही हमारा उसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहलाएगा। ठीक है, चलो अगर आपने गलत लिखा है सही करिए। J इज इक्वल टू W/Q होगा। ठीक है, ये जो यूनिट है यहाँ से हम यूनिट निकाल सकते हैं इसका, जूल अपॉन में क्या होगा, कैलोरी। अरे यूनिट तो सही लिखी होगी, जूल पर कैलोरी लिखी थी ना, तो जाहिर सी बात है जूल पर कैलोरी इसकी यूनिट है, तो यहीं से साफ समझ में आ रहा है कि W/Q होगा। ठीक है, अब सुनिए थोड़ा ध्यान से। इसका मैंने आपको बोला था डिफिनीसन अगर सोचना है क्या है तो कैसे बताएंगे। अगर मैं Q की वैल्यू को 1 यूनिट ले लेता हूँ, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट एनर्जी आपने देखा, आ जाओ, तो J इज़ इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, W के। मतलब यहाँ से हम डिफिनीसन बना सकते हैं। क्या डिफिनीसन बनाएंगे कि सर जब हम किसी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, उस वर्क से उसकी हीट एनर्जी 1 यूनिट अगर चेंज हो रही है तो जितना वर्क करेंगे वही वर्क डन किसके इक्वल होगा, J के। मतलब वही कहलाएगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, मतलब किसी बॉडी पे वर्क करने से उसके एनर्जी में 1 यूनिट का अगर चेंज हो रहा है, दैट्स वर्क डन इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट या मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है सर J की, तो 4.186 जूल पर कैलोरी, जो आपने पढ़ा है वही इसकी यूनिट होती है। ठीक है, इसको आप CGL में चेंज कर, CGS क्वांटिटी में चेंज कर सकते हो, उसमें ये यूनिट अर्ग पर कैलोरी हो जाएगी, बाकी तो सब सेम कहानी रहेगी। ठीक है, चलिए ये छोटा सा एक टॉपिक है, कहीं पे हो सकता है ऐसे फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन जाए W/Q वाले, जे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट पूछ दे तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। थर्मोमेट्री हेडिंग डाली, थर्मोमेट्री। ठीक है, थर्मोमेट्री क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स। सर फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच which deal with टेम्परेचर। सर फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो किससे डील करता है, टेम्परेचर से। टेम्परेचर की सारी चीज़ें इसी ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, इसका नाम है थर्मोमेट्री। ठीक है, इसमें डिफरेंट थर्मोमीटर पढ़ना होता है, तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ ही पढ़ने बात करेंगे अभी। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट लिखो सही रहेगा, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट विच मेजर, क्या मेजर करेगा, डिग्री ऑफ टेम्परेचर इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी, सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट, ह्यूमन बॉडीज़, कोई भी बॉडी हो, उस बॉडी के अंदर हमें क्या मेज़र करने को दिखाई देगा, डिग्री ऑफ टेम्परेचर या डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस भी बोल सकते हैं। जो टेम्परेचर का डिफिनीसन है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो मैंने लिखा डिग्री ऑफ टेम्परेचर किसी बॉडी में जो चीज़ मेजर करती है ना, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मोमीटर। ठीक है। अब इस थर्मोमीटर में दो चीज़ें होती हैं, होती है फिक्स पॉइंट, ठीक है, फिक्स पॉइंट। सर ये फिक्स पॉइंट क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझो। फिक्स पॉइंट में दो फिक्स पॉइंट होते हैं, एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट और एक होता है अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, एक लोअर फिक्स पॉइंट और एक अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट में बात क्या होती है सर? लोअर फिक्स पॉइंट एक ऐसा पॉइंट एट विच आइस, देखो लोअर है ना, तो लोअर का मतलब क्या है, हम इसको कौन सा पॉइंट कहते हैं? सबसे थर्मोमीटर का सबसे नीचे वाला हिस्सा, जहाँ तक आइस बना हो, जहाँ तक आइस रहे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो क्या आइस मेल्ट होने लगेगा? मतलब एट विच आइस डज नॉट मेल्ट। अब इससे थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो आइस मेल्ट हो जाएगा, इसको आइस पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आइस रहेगा। और दूसरा एट विच वाटर बॉयल, जहां पे पानी बॉयल होके क्या बनने लगे, स्टीम। पानी बॉयल होगा तो क्या बनने लगे, अब स्टीम, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, अपर फिक्स पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या होता है, स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट होते हैं। जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है ना, उसको आइस पॉइंट कहते हैं, और नीचे वाला जो पॉइंट था उसको, और अपर पॉइंट का हमने नाम दिया है स्टीम पॉइंट, जहाँ पे पानी बॉयल होके क्या बनेगा, स्टीम बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा, एट विच आइस डज नॉट मेल्ट। आइस अब वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा अगर इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो। ठीक है, इसीलिए सबसे निचला पॉइंट हमारा लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान से समझो, हमें डिफरेंट थर्मोमीटर पढ़ने हैं। उसी थर्मोमीटर के लिए हम इसकी बात कर रहे हैं, अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट। जैसे मैंने ये बना दिया एक स्केल, इस स्केल में ऐसे ऐसे चल रहा है कहानी, बस ऐसे समझना। ये स्केल है, इस स्केल में ऐसे ऐसे चल रहा है, जिसमें ये पॉइंट क्या है, लोअर फिक्स पॉइंट। मैं LFP लिखूंगा, समझ जाना, ये कैपिटल में। और ये अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, अगर हम यहाँ से थर्मोमीटर है ना, तो थर्मोमीटर क्या मेजर कर रहा है, टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो डिफरेंट होती है। डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, बहुत सारे ऐसे हमारे पास यूनिट हैं जिसमें हम इसको मेज़र कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है थर्मोमीटर भी डिफरेंट स्केल का रहा होगा। बहुत सारे ऐसे स्केल हम बना सकते हैं ना, तो हम ऐसे स्केल बनाएंगे जिसमें हम इसको मेज़र कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में अगर हम देखेंगे तो भाई आपको दिखेगा कि अगर ये सेल्सियस स्केल है, जो हम कौन सा बनाने जा रहे हैं, सेल्सियस स्केल या सेल्सियस थर्मोमीटर है, तो इस थर्मोमीटर में ये लोअर पॉइंट किस नाम से जाना जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और अपर पॉइंट किस नाम से होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैं बोलूँ सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है, तो 0 डिग्री, अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है, तो 100। तो ये हो गया, कौन सा स्केल है ये, सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस थर्मोमीटर भी बोल सकते हैं। अगला थर्मोमीटर देखिएगा, अगले थर्मोमीटर को हम फ़ारेनहाइट स्केल में लेके आ रहे हैं। बताओ फ़ारेनहाइट में लोअर पॉइंट एकदम इसी के बराबर रखना भाई,
इसी 0 के बराबर सब चलेगा, बताओ। और ये इसी के 100 के बराबर, बताना। इसका लोअर पॉइंट क्या होगा? फॉरेनहाइट स्केल है। कौन सा स्केल है? फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट स्केल। कितना होता है फॉरेनहाइट में लोअर पॉइंट? याद नहीं है ना? मैक्सिमम बताओ। अरे नहीं याद है सही में? 212 सुना है भाई, थोड़ा सा पढ़ो। ये तो अब हम तो सोचे थे पढ़ाना ही नहीं है। ये 212 डिग्री फॉरेनहाइट और ये 22 डिग्री फॉरेनहाइट। मैं पूछूं कि लोअर फिक्स पॉइंट फॉरेनहाइट स्केल में कितना होता है, तो 22 डिग्री फॉरेनहाइट, और अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है, तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, सब स्केल का अपना अपना होता है। मतलब फॉरेनहाइट में इतने पे आओगे तो पानी स्टीम में चेंज होगा, फॉरेनहाइट में इतने पे आओगे तो स्टीम वाटर में कन्वर्जन स्टार्ट होगा, इससे जस्ट ऊपर अब बढ़ने लगोगे, यहाँ तक आइस रहेगा। अगर सेल्सियस में देखो तो तुम्हें सेल्सियस में तो पता ही है, मेन स्केल तो यही लेके चलते हो। अच्छा केल्विन स्केल में आओ, बताओ। केल्विन तो सबको पता होगा, बोलो। बोलो। ये 22 या 32 इसी में कन्फ्यूजन। चलो इसका देखो, इसी में 22 और 32 में कन्फ्यूज़न होता है। ये लास्ट अभी हम चेक कर लेते हैं, 32 और यहाँ 273। ये तो पढ़ा होगा, 273 मेन होता है केल्विन में। ठीक है, ये एक बार चेक करते हैं। 32 और 22 ये इधर उधर हो सकते हैं, चेक कर लेते हैं। अपर फिक्स पॉइंट है 32 और 27 था, उल्टा लिख दिया। ये 27, ये 32 और ये 27 इसलिए ना, देखो ऐसे याद रखो। 273 है तो तुम याद होगा उसमें 273, जैसे मान लो मैं तुमको 300 केल्विन बोल रहा हूँ, 300 केल्विन बोल रहा हूँ, तो 300 केल्विन का मतलब पता है कितने डिग्री सेल्सियस रहा होगा? तुम्हें निकालना पड़ेगा ना। ऐसे देखो सर, 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 27 डिग्री सेल्सियस है तो 0 है। ये देखो 0 पे 27 केल्विन चल रहा है, तो जब ये 27 डिग्री सेल्सियस चलेगा तो कुछ बढ़ा होगा ना, ये वैल्यू समझ रहे हो ना, ये बात बढ़ी होगी। तो 27 डिग्री सेल्सियस, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों के स्केल अलग अलग चल रहे हैं, ये स्केल अलग है ये, तो हमें इसलिए यहाँ पे ये जो लिया गया है ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, देख के ली गई है, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया होगा। अब ऐसे करके हमारे पास दुनिया भर के हैं, मगर हम बस 3 लिखें। चलो एक और लिख देते हैं, र्यूमर स्केल लिख देते हैं। र्यूमर स्केल, REAUMER है। र्यूमर एक नाम है साइंटिस्ट का, उन्हीं पे पढ़ा। जैसे केल्विन नाम है, फॉरेनहाइट नाम है, सेल्सियस भी आपने नाम ही सुना होगा, इन नामों से बना हुआ है। क्या कहते हैं, तो इन्होंने अपने ही नाम पे एक स्केल दे दिया है, आप भी अपने नाम पे बना सकते हो, डिपेंड करता है कि नहीं, मतलब ठीक है। अब ये र्यूमर अब नाम है तो सोचो ऐसे नाम पे बन सकता है, तो आप पे भी बन सकता है, बस एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस नहीं, र्यूमर 0 डिग्री र्यूमर। इसके लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, याद रखना 32, 27, 273, 212। ठीक है, अब मुद्दा क्या है हमारा? कन्वर्जन का। ये तो कल लिख लिए थे, इसको हटा देता हूँ। सुनो, मुद्दा है कि एक स्केल से दूसरे स्केल में हम कैसे जाएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन थोड़ा ध्यान से देखो, बताइए। नोट कर लिया? कर लो जिन्होंने नहीं किया है। र्यूमर स्केल तक ही सफिशिएंट है। ऐसे तो NCERT में हमारे ख्याल से र्यूमर भी नहीं दिया है, दिया है, र्यूमर दिया है। र्यूमर सही है। ये 227 और ये
212 100, क्या गड़बड़ हो रहा है भाई। हो गया। सुनो, हम कन्वर्जन करते हैं तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला? देखिए, टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन अनदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट। एक चीज़ फिर गड़बड़ हो गया, 373 लोअर फिक्स पॉइंट। ये फॉर्मूला है। अभी ये फॉर्मूला समझ में आएगा क्या है। किसी भी स्केल से देखो, मैंने इतना दिया है, ये जो सामने लिखा है ना, मैं इससे इसमें जाऊंगा। जरूरी नहीं है कि इससे इसमें ही पूछे, हो सकता है तुमको इसका रिलेशन याद है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तुमने पढ़ा होगा बचपन में, इसका भी तुमने पढ़ा है। मगर इससे इससे पूछ दूँ या मैं इससे इसका कन्वर्जन पूछ दूँ तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला है सर, टेम्परेचर ऑन अ वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, टेम्परेचर ऑन अनदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर माइनस लोअर। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रखो। अच्छा, अब बताओ, जैसे मान लो मुझे सेल्सियस से, ऐसे देखना, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में जाना है तो सेल्सियस टेम्परेचर ऑन अ वन स्केल, तो क्या मैं इसको TC लिख सकता हूँ? समझो बात पहले, सेल्सियस में है तो सेल्सियस टेम्परेचर ऑन अ, लिखा है ना, ऑन अ वन स्केल, तो क्या मैं इसको TC लिख सकता हूँ? माइनस, बताओ कितना होगा? अरे लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस का कितना होता है? अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। फ़ारेनहाइट में जाना है तो क्या टेम्परेचर ऑन अनदर स्केल, क्या TF होगा? लोअर फिक्स पॉइंट 32 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस 32, ये होगा। अब ये कितना आ जाएगा? TC अपॉन TF माइनस 32 अपॉन में 212 से जाएगा तो कितना होगा? 180 होगा। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा? 2 से काट दें 9, और ये कितना हो जाएगा? 5 कहाँ चला जाएगा? 5 कहाँ? तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है? तुम्हें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है? तुम बस एक रिलेशन बना लोगे तो निकल जाएगा। TC की वैल्यू निकालना है तो ये 5 इधर चला जाएगा तो 5/9 ब्रैकेट में क्या बचेगा? TF माइनस 32। अब बताओ, मैं पूछूं तुमसे 10 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होता है, तो क्या तुम्हें ये दिया है और क्या ये पूछ रहा है? मैं पूछूं तुमसे 32 फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये क्या 32 रख दोगे? तो 32 माइनस 32 क्या हो जाएगा? 0। तो TC क्या आ जाएगा? 0। तो 32 डिग्री, अभी मैंने पूछा ना 32 फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री होता है, तो 32 फ़ारेनहाइट में सर कितना डिग्री होता है? 0। समझ गए इतनी बात? मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ, ऐसे लिख देता हूँ, 42 फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री सेल्सियस होगा बताइए, तो क्या यहाँ पे TF की जगह पे क्या रखोगे? 42 रखोगे। तो 42 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। तो 5/9 इंटू में क्या हो जाएगा? 10। 50/9, 50/9 होगा तो पॉइंट में आएगा। ये तो 5 पॉइंट कुछ ऐसे चल रहा है, समझ ले। 5.5 क्या आया? डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट में है 42 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बस कितना आ रहा है? 5.5 डिग्री सेल्सियस। समझ गए इतनी बात? तो ये फॉर्मूले से ही तो ये रिलेशन बना लिया आपने
तो ये रिलेशन आप याद करके बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको एक ही यूनिट में थोड़े कन्वर्ट करना है, ऐसे बहुत तमाम हो सकते हैं। तो आप एक सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला याद रखिए, इससे कोई भी कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, बताइए, अब किसी से भी कन्वर्जन देते हैं तो हो जाएगा ना। क्वेश्चन ही दे देते हैं, कुछ है ही नहीं अभी इसमें, तो क्या पढ़ाया जाए। अभी स्टार्टिंग में छोटी छोटी थ्योरी ही है, क्वेश्चन बहुत है नहीं, वही समझना है। अभी जब अल्फ़ा बीटा गामा पढ़ लोगे ना, तब क्वेश्चन मिलेगा। चलो अब बताओ, रिलेशन मैंने बना दिया है, इसमें क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस एक रिलेशन आप बना के दिखाओ मुझे। केल्विन से सेल्सियस में, केल्विन से सेल्सियस में रिलेशन चाहिए मुझे। बना सकते हैं, बस रखिए फटाक फटाक वैल्यू जल्दी से। केल्विन से सेल्सियस का रिलेशन बताइए कितना आ रहा है। आ गया? अरे भाई, इतना समय लग रहा है। टेम्परेचर और केल्विन स्केल का कितना था? टी के लिख दें ऐसे, माइनस इसका लोअर पॉइंट बताओ। केल्विन का 27 था ना, अपॉन 373 माइनस 27 इज इक्वल टू टी सी माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, यही होगा ना। तो ये कितना होगा बताइएगा, ये माइनस कर लो। 13 7 कितना आया माइनस करने पे? यही होगा। अब इसमें क्या, कुछ कटने पिटने वाला तो है नहीं, 2 से ही काट सकते हो और कुछ तो कटेगा नहीं। तो तुम्हें या तो ऐसे छोड़ दो, या तो इसको देखो इधर भेज दो, 100 से मल्टीप्लाई करा दो। टी सी इज इक्वल टू सर लिख सकते हैं टी के माइनस 27, कितना, ये इधर आ जाएगा ना, तो 100 अपॉन बन गया रिलेशन। कटता पिटता अगर कुछ ऐसी वैल्यू तो हम काट देते, बट अभी इसमें 2 से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते। क्वेश्चन लिख लो, थोड़ा क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, एट अ व्हाट टेम्परेचर, at a what temperature is a Fahrenheit scale
एफ लिखा हूँ तो समझ जाना कौन सा है। एट फॉरेनहाइट स्केल रीडिंग इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेल्सियस स्केल रीडिंग। ठीक है, दूसरा है at what temperature is a Fahrenheit scale reading equal to half of Celsius scale रीडिंग। पहले ये कर लो, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन टाइप चेंज करो, सॉल्व करो इसको। बताओ आंसर जल्दी। आया? नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। आप कन्वर्जन पहले करना चाहोगे या रिलेशन का हो तो बना दे पहले, आप जैसे आपको आसान लगे भाई। देखिए क्वेश्चन तो आएगा ऐसे, कन्वर्जन में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, नहीं भी अगर मिलेगा तो आपको जानना तो ज़रूरी है, हो सकता है आ जाए, आया भी है कई सालों। आप सुनिए, पहले तो पूछा व्हाट टेम्परेचर इज़ द फॉरेनहाइट स्केल रीडिंग एट अ, किस मतलब बोला है किस टेम्परेचर पे फॉरेनहाइट स्केल की रीडिंग इक्वल हो जाती है किसके, ट्वाइस ऑफ द सेल्सियस स्केल रीडिंग। ठीक है, मतलब फॉरेनहाइट की रीडिंग क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ द सेल्सियस स्केल। तो सर हम ऐसा करते हैं ना, पहले फॉरेनहाइट और किसके किसके बीच का रिलेशन है, सेल्सियस का। तो लिखते हैं TF माइनस फॉरेनहाइट में क्या होता है 32/212, अभी बनाया था बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ 32 इज इक्वल टू कितना होगा TC माइनस 0/100 माइनस 0, लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, अब बताइए ये 180 हो जाएगा, देन TF माइनस 32/180 इज इक्वल टू TC अपॉन कितना 100, 0 से 0 कट गया सर 5 और ये कितना हो गया 9, देन TF ये इधर भेज दिया -32 और यहाँ पे ऊपर क्या चलेगा 5/9, 5 ऊपर चला गया इज इक्वल टू TC। अब वैल्यू रख दो भाई, देखो थोड़ा ध्यान से, TF की जगह पे क्या रखना है 2TC, तो TF है 2TC रख दो, रख के सॉल्व कर दो, TC की वैल्यू निकाल दो। किस टेम्परेचर पे पूछा है वही टेम्परेचर तुम्हें मिल जाएगा, एट व्हाट टेम्परेचर। तो सर TF की जगह पे क्या रख दें 2TC, या TC की जगह पे क्या रख दें TF बाई TC की जगह पे TF/2 रख सकते हैं, तो 2 अब यहाँ भी रख दोगे तो आसान हो जाएगा 5/9,
सर टी एफ रख लीजिए -32 और यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू टी एफ बाई 2। अब इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा भाई। कितना हो जाएगा 5 टी एफ अपॉन 9, 32 मल्टीप्लाई करो 10, 15 और 1 16, 160, 160 ही होगा ना, हाँ, अपॉन 9 मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू टी एफ बाई 2। सर इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, या इसको इधर लेते हैं, इसको इधर भेज दीजिए। 5 टी एफ अपॉन 9 माइनस टी एफ बाई 2 इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो 160 अपॉन क्या हो जाएगा 9। इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, टी एफ की वैल्यू निकाल लो। देन एल सी एम कितना हो जाएगा 18 होगा, तो ये 10 टी एफ हो जाएगा माइनस 2 से कितनी बार में, 2 से 9 बार में, और 9 टी एफ हो जाएगा ये इज इक्वल टू, इधर कितना चल रहा है 160 अपॉन 9। सर 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1 टी एफ, नीचे 18, 160 अपॉन 9, 9 से सर 18 कितनी बार में 2, ये उधर चला जाएगा। देन टी एफ इज इक्वल टू क्या 320 आ जाएगा, क्या 320 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। टी एफ की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो सर टी एफ की वैल्यू कितनी आई है, टी एफ की वैल्यू आई है 320, तो टी सी कितना आ जाएगा 320 अपॉन में 2, 2 से काट दीजिए तो क्या 160 आएगा, तो 160 डिग्री सेल्सियस या 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतने टेम्परेचर पे हमारा ट्वाइस हो जाता है। मतलब अगर 160 डिग्री सेल्सियस, देखो ध्यान से क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं 320 डिग्री फ़ारेनहाइट करूँगा तो उस केस में सेल्सियस डिग्री का टेम्परेचर जस्ट इसके डबल रहा होगा। 160 का ही तो 320 है, समझ रहे हो, यही काम। तुम यहीं रख दी हो, ठीक है कर सकती हो, तो 2 रखोगी, मैं बाद में रख रहा हूँ। मैं तो अभी रिलेशन बना रहा ना, जैसे तुम सोच रही हो कि यहाँ रख दें, हाँ रख लो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाद में नहीं रखना पड़ेगा ये आपको, समझ रही हो, वो तो हम बाद में करके निकाल रहे हैं, आप यही निकाल ले रही हो, कर सकती हो। दूसरा बताओ, अब तो बता लोगे ना, दूसरा बता सकते हो, नोट करके बताओ, मैं थोड़ा एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, अ फॉल्टी थर्मोमीटर, फॉल्टी है थर्मोमीटर रीड 5 डिग्री सेल्सियस in a melting ice and a 99 degree Celsius, बात नहीं, and a 99 degree Celsius in a steam. Find the correct temperature in a Fahrenheit, कहाँ पे फॉल्टी, फॉल्ट है उसमें, FAULTY, फॉल्टी टेम्परेचर है। फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर इन अ Fahrenheit when the faulty thermometer read 52 डिग्री सेल्सियस। बताइए, बोल रहा है कि एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, 5 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा है, ठीक है, इन अ मेल्टिंग आइस एंड 99 डिग्री सेल्सियस इन अ स्टीम। मतलब ये इसका लोअर पॉइंट है और ये इसका क्या हो गया, अपर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द
करेंट टेम्परेचर इन अ फॉरेनहाइट, ये करेंट है, मतलब एक करेंट टेम्परेचर क्या होगा फॉरेनहाइट में जब फॉल्टी थर्मोमीटर क्या रीड करेगा 52। बताइए। बताओ जल्दी आंसर इसका। आया। दूसरे का आ गया होगा ना भाई, वो तो बताना नहीं पड़ेगा ना, वो अब हम नहीं बता रहे हैं। इसमें बस बोला है फॉरेनहाइट स्केल रीडिंग इक्वल टू द हाफ ऑफ, मतलब फॉरेनहाइट टी एफ इज इक्वल टू क्या टी सी बाई 2 हो जाएगा ना, इसमें तो ये लगाएंगे ना, तो ये इधर चला जाएगा, देन टी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 TF। जस्ट इसका उल्टा रिलेशन है, ध्यान से देख लो। इसमें तुमने टी एफ 2 TC के इक्वल लिया है और इसमें टी सी क्या लिया है 2 TF के इक्वल लिया है, ठीक है। वो तो कर ही लोगे, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना, वो ऐसे सेम इसी प्रोसीजर पे वर्क होगा। हमें बात करना इस क्वेश्चन पे, करना उसको घर पे जाके बस यही सेम कहानी करना है, बस जो किए हैं ऐसे इसमें वहाँ पे वो रखना है लास्ट में जाके। अभी फ़िलहाल में हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फॉल्टी थर्मोमीटर है जो 5 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा है, तो सर लोअर फिक्स पॉइंट जो हो गया इसका कितना हो गया 5, अपर फिक्स पॉइंट कितना दिया है 99, ठीक है। अब हमसे टेम्परेचर पूछा है, टेम्परेचर पूछा है सर कितने डिग्री सेल्सियस पे पूछा है। एक तो देखो करेंट टेम्परेचर फॉरेनहाइट में उसको चाहिए और सेल्सियस में दिया है, तो सर टीसी दिया है कितने डिग्री सेल्सियस 52, क्या पूछ रहा है फॉरेनहाइट वाला, तो सर हम सेल्सियस से किस में जा रहे हैं फॉरेनहाइट, तो सेल्सियस से किस में जा रहे हैं फॉरेनहाइट, तो सेल्सियस वाले में देखो, अब सेल्सियस वाले में सेल्सियस का मत ले लेना, उसने सेल्सियस का दिया है, तो हमें फॉर्मूला पता है ना टी सी माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तो टी सी की वैल्यू कितनी है 52, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 5 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट 99 एंड लोअर फिक्स पॉइंट 5, यहाँ कितना हो जाएगा टी एफ माइनस 32, 212 माइनस 32 डायरेक्ट 180 हो जाएगा क्या, बस सॉल्व कर दो। क्या टी एफ ही तो निकालना है फॉरेनहाइट में, करेंट टेम्परेचर इन अ फॉरेनहाइट, सॉल्व करो कितना आएगा 12 से 5, ये कितना होगा 47 और 9 से 5 94, टी एफ माइनस 32 सॉरी अपॉन में 180, थोड़ा 2 से काट दो 90, हाँ तो 2 से कट जाएगा ये 90 ना,
90 इज इक्वल टू TF माइनस 32, देन TF इज इक्वल टू 122 आएगा ना, 9 3 12 2 122 डिग्री क्या फ़ारेनहाइट। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा जब सेल्सियस वाला 52 डिग्री सेल्सियस बताएगा। क्वेश्चन आप खुद देख सकते हो, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें क्या बन सकता है, क्वालिटी थर्मोमीटर हो गया, कन्वर्जन हो गया, मैक्सिमम इतना ही क्वेश्चन, और तो कुछ ऐसा नहीं है। चलो आगे चलते हैं फिर। एक क्वेश्चन जाओ, ठीक है, बस इतना सफिशियंट है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन है, बाकी कन्वर्जन में याद रखना। अब जैसे मान लो तुमसे अब कोई भी रिमर पूछे, अपना खुद का वो कोई स्केल बना के दे दे, कोई भी नाम दे दे, तुम्हें फॉर्मूला यही याद रखना है क्या, एक 1 स्केल लोअर अपर माइनस लोअर, अनदर स्केल माइनस लोअर अपर माइनस लोअर, ठीक है, बस उसी फॉर्मूले पे करना है। चलिए आइए थोड़ा सा एक नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है। जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हैं ना, टेम्परेचर को जब कम करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने पे गैस, अभी आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में बात किया जाएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, एक पॉइंट होता है एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरोस ऑफ टेम्परेचर। किसी टेम्परेचर का एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, हमें ये बात थोड़ा समझना है। कहीं कहीं पे लिखा होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ द टेम्परेचर, तो इसका मतलब होता है, हम बताते हैं, जब हम नॉर्मली, ये चीज़ देखा गया है नॉर्मली, गैस को व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस देन इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ये चीज़ देखा गया है नॉर्मली गैस के केस में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ना है, बट हम यहाँ पे देखें है ना कि जब भी किसी गैस के टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो डिक्रीज़ करते 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 एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब वॉल्यूम डिक्रीज़ होने से क्या होता है ना कि एक समय हम यहाँ पे देखेंगे इतना वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा कि when volume decreases more, जब वॉल्यूम एकदम डिक्रीज होता जाएगा ना, देन मोशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी जीरो। इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स डज नॉट इन मोशन, रेस्ट पे चले जाएंगे। तुम्हें पता है ना, मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन करते रहते हैं, हमेशा अपने जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी रहती है। बट तुम, अभी मैंने बोला कि रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर में हमने अगर रखा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस टेम्परेचर को नॉर्मल नहीं समझेंगे, उस टेम्परेचर पे भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहा होगा, मगर धीरे धीरे कर रहा होगा। बट एक समय ऐसा आएगा जब टेम्परेचर कम करते जाओगे तो मॉलिक्यूल्स जो पहले इतना वाइब्रेट कर रहा था, क्या वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा, और छोटा, और होते होते एक जगह अपने आप में रुक जाएगा। जब वो जैसे रुक जाएगा ना, तो रुकने से क्या होगा, तुम खुद सोचो कि कोई चीज़ जब वाइब्रेट कर रही थी तो गैस है, तो मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पे है और यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है? अगर वो रुक गया तो क्या उसका वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक था, क्या अब एक ही जगह छोटा सा हो गया, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम नॉर्मली देखते हैं कि -273.15 डिग्री केल्विन या केल्विन पे 273.15 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है एट विच
एट विच इसी टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब मॉलिक्यूल्स स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, और इसी टेम्परेचर को किस नाम से जाना जाता है, एब्सोल्यूट जीरोस ऑफ अ टेम्परेचर। ठीक है, तो 273.15 केल्विन एट विच मॉलिक्यूल्स स्टॉप means it does not vibrate, ठीक है, then this temperature is known as, इसी टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, याद रखिए 273.15 केल्विन, इसी को एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर का। अगला हेडिंग डालिएगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ें यूज होंगी। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, पढ़ा होगा ये तो आपने, वाटर का ट्रिपल पॉइंट नोट कर लिया उसको, तो सुनो जल्दी कर लो उसको नोट। हो गया, ट्रिपल पॉइंट है देखो सुनो, एक नॉर्मल टेम्परेचर, हम यहाँ पे हेडिंग से ही समझ लेते हैं। ट्रिपल पॉइंट है तो लिख सकते हैं टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे, टेम्परेचर एट विच वाटर, आइस एंड वेपर coexist in a equilibrium is known as ट्रिपल पॉइंट। पानी का एक ऐसा टेम्परेचर होता है ना, पानी को तुम एक ऐसे टेम्परेचर पे रखोगे जो तीनों फेस में रहेगा, वाटर में भी दिखाई देगा, आइस में भी दिखाई देगा, और वेपर में भी दिखाई देगा। उसी टेम्परेचर का नाम क्या कहलाएगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को हम TR से डिनोट कर रहे हैं, और केवल टेम्परेचर ही नहीं, उस पर एक्चुअल में प्रेशर भी कुछ रखा जाता है, केवल टेम्परेचर का खेल नहीं है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में किसका इम्पोर्टेंस है, प्रेशर का भी है, कुछ प्रेशर भी होता है। तो 0.46 Hg कॉलम होता है प्रेशर। प्रेशर का तो यूनिट तुम्हें पता होगा ना, ये 0.4 Hg कॉलम समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा होगा। और ये होता है शायद 273 है ना, 214 केल्विन ले लो, चाहे 2015 केल्विन भी ले सकते हो अप्रॉक्सीमेट। पॉइंट में भी कुछ होता है वैल्यू, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, रुकना भाई, 273 है, 15 नहीं है वो, ये सही है 0.4, ये 273 होता है, 200 उसका याद आ रहा है, 273 जो उसमें लिखा जाता है, या 273 केल्विन ही लिख लो, इसी को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। अच्छा, ये Hg कॉलम का मतलब क्या है, Hg कॉलम का मतलब समझ रहे हो तुमने, मरकरी, अभी जैसे ये अभी तुम्हें प्रीवियस चैप्टर जो सर पढ़ा रहे हैं ना, या पढ़ाएंगे फ्लूइड वाले चैप्टर में, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा फिर यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट एक्चुअल में तुमने क्या पढ़ा है, पास्कल पढ़ा है। पास्कल के अलावा ATM होता है, ATM के अलावा टॉर भी होता है, बार भी होता है।
ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे यूनिट होते हैं जो प्रेशर के होते हैं, ठीक है। उसी में से एक यूनिट होता है एच जी कॉलम, एच जी कॉलम, ठीक है। एच जी कॉलम भी एक यूनिट होता है, तो उसमें 0.4 एच जी कॉलम हमारी ये प्रेशर की यूनिट है, 0.4 उसका वैल्यू लिखा गया, ठीक है। जैसे एक्चुअल में तुम ऐसे समझो ना, तुमने देखा होगा मान लो यहाँ पे कितना प्रेशर है तुमको मेज़र करना है, तुम कैसे मेज़र करोगे? मैं तुमको मरकरी दे देता हूँ, एक ब्यूरेट पाइप दे देता हूँ, ठीक है, और एक फ्लक्स मतलब एक बर्तन दे देता हूँ जिसमें तुम्हें सारा एक्सपेरिमेंट करना है। तो पता है तुम क्या करोगे? एक ये फ्लास्क लोगे, इसके अंदर पूरा मरकरी ऐसे भर दोगे, ये पूरा मरकरी भर दिया आपने, ठीक है। अब इस मरकरी में तुम्हें सिंपल सा क्या करना है ना, तुम्हें जो मैं ब्यूरेट पाइप दिया था उसके अंदर से पूरा हवा निकाल दोगे, और उस हवा को उस मरकरी पे ऐसे पूरा हवा अंदर का निकाल के अंगूठा लगा के इस मरकरी के अंदर ऐसे डाल दोगे, ये मरकरी के अंदर ऐसे चला गया। अब क्या होगा, कुछ समय के बाद से इस पे लगेगा कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर लगेगा? एटमॉस्फेरिक। जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर इसको दबाएगा, जब दबाएगा एटमॉस्फेयर तो इसके अंदर से मरकरी ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ आएगा, चढ़ता हुआ आएगा, और यहाँ पे आके रुक जाएगा। जहाँ पे आके रुक जाएगा ना, वो हम यहाँ से स्केल बना होता है, उस स्केल को सेंटीमीटर में लिखा होता है, मेज़र कर लेते हैं। तो अब मैं इसको जब मेज़र करूँगा तो कितना ऊपर चढ़ा है ये मरकरी, तो क्या मैं लिख दूँ 0.4 एच जी कॉलम, तो समझ जाओगे मतलब कितना ऊपर चढ़ा होगा 0.4, मतलब प्रेशर रहा हुआ 0.4 एच जी कॉलम। क्या यही कॉलम है ना, इसी कॉलम में कितना चढ़ा है 0.4। क्लियर है इतनी बात? एक्चुअल में कितना चढ़ता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम। सर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम का मतलब होता है 1 ATM। 1 ATM मतलब कितना? 10⁵ पास्कल। 1 ATM मतलब कितना? 10⁵ पास्कल। ये है, यही तो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल ये होता है, तो इसका तो मतलब 1 ही मान लेना, तो हटा दो इसको, ओनली क्या लिखो 10⁵ पास्कल। तो जाहिर सी बात है 10⁵ पास्कल का मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ क्या हुआ होगा एच जी कॉलम। ये जब टॉर्सिली का एक वो है, टॉर्सिली ने ही तो बनाया था बैरोमीटर। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट था उसको बनाने वाले थे टॉर्सिली। टॉर्सिली ने बनाया था ये मरकरी का एच जी कॉलम, और उन्होंने जब इस पाइप में इसको रखा ना तो मरकरी ऊपर उठने लगा, और जब उठा तो देखा कि कितने सेंटीमीटर ऊपर उठा है 76 सेंटीमीटर। इसका मतलब यही 76 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो 1 ATM इज इक्वल टू क्या लिख दिया 76 सेंटीमीटर एच जी कॉलम, और पास्कल ने इसको कन्वर्ट करके किसमें लिखा था 10⁵ पास्कल में, ठीक है। तो वही बात है, तो ये 0.4 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम है। इतने प्रेशर पे और इतने टेम्परेचर पे, इसको एग्जैक्ट में देखेंगे तो 2.73 1.5 केल्विन होता है, बट ठीक है 273 भी लिख सकते हैं। तो ये इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर अगर होगा तो वाटर के तीनों फेस एग्जिस्ट करेंगे, वाटर में भी रहेगा, आइस में भी रहेगा, और वेपर में भी रहेगा, को एग्जिस्ट करेंगे। अगर ये तीनों फेस इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करते हैं तो इसी पॉइंट को हम किस नाम से जानेंगे? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर है इतनी बात? तो ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट है, याद रखिएगा इस बात। चलिए, ऐसे हमारे पास डिफरेंट थर्मोमीटर और होते हैं। तो हमारे पास 2-3 थर्मोमीटर हैं, जैसे अभी हमने पढ़ लिए। उस थर्मोमीटर में एक थर्मोमीटर होता है हमारे पास लिक्विड थर्मोमीटर, ठीक है, लिक्विड थर्मोमीटर। 2 थर्मोमीटर पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, जिसमें से पहला है लिक्विड थर्मोमीटर। बताओ, सबने देखा है लिक्विड थर्मोमीटर? हाँ, सबने देखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ मरकरी थर्मोमीटर, ये तो सबने देखा होगा। पहले जो आता था, अब तो डिजिटल आ रहा है, बट उससे पहले जो वो यूज करते थे थर्मोमीटर, क्या वो लिक्विड होता था उसके अंदर? उसके अंदर जो लिक्विड होता था वो कौन सी लिक्विड होती थी? मरकरी होती थी, ठीक है। अब मरकरी क्यों यूज़ करते हैं वो बात अलग, अभी बात किया जाएगा। बट बताइए, लिक्विड थर्मोमीटर है ना, तो सर इससे हम टेम्परेचर कैसे मेज़र करेंगे? तो सर लिक्विड थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेज़र करने के लिए
जैसे हम आपसे बोले ना कि आपने क्या किया, ऐसे देखो, ये थर्मोमीटर है, पहले वाला थर्मोमीटर देखा है आपने? उस थर्मोमीटर में क्या क्या होता है, पहले चीज़ बताओ। ये एक पाइप होती है, इस पे स्केल बना होता है ऐसे, अब जो भी हो स्केल, सेल्सियस फ़ारेनहाइट जो भी स्केल होगा, दोनों बना होता है वैसे। सेल्सियस एक तरफ होता है और एक तरफ क्या बना होता है, फ़ारेनहाइट, दोनों में बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे तुमने देखा होगा एक ऐसे बल्ब बना होता है, बल्ब। ये बल्ब का मतलब होता है यहाँ पे मेटल लगे होते हैं, सिल्वर कलर का होगा, ये सिल्वर कलर का होगा, इसको हम बल्ब कहते हैं, ठीक है। इसी को तो मुंह में रखते हैं, मुंह में रखते हैं, या कहीं ऐसी जगह, जैसे मान लो यहाँ अंडर आर्म्स पे या यहाँ पे मैंने ऐसी जगह रखा जहाँ पे ये ज़्यादा सेंस कर सके, बॉडी जहाँ पे गर्म रहे, ठीक है। तो जैसे मान लो ये खुले में है, कांटेक्ट में है, तो उतना बॉडी गर्म नहीं होगा, हमें अंदर से कितना फीवर है वो भी मेजर करना है, तो उस केस में हम इस बल्ब को कहीं ना कहीं अपने बॉडी के पास सेंस कराएंगे, तो कुछ देर के लिए इसको रखेंगे। अब जब इसमें रखेंगे तो इसके अंदर सर लिक्विड भरा होता है, ठीक है। तो लिक्विड अभी नॉर्मल जब रहेगा, आपने देखा वो इसको ऐसे साफ कर लेते हैं, तो एक नॉर्मल जगह पे वो लिक्विड जाके बैठ जाता है। अगर फ़ारेनहाइट में होगा तो अपने किसी रूम पर, मान लो इस रूम का टेम्परेचर है अभी 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी है, मान लो अभी 16 डिग्री है, तो इस 16 डिग्री पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। अब जैसे बॉडी के कांटेक्ट में बल्ब आएगा तो क्या वो लिक्विड क्या होगा, उसके अंदर लिक्विड का एक्सपेंशन होगा, लिक्विड क्या होगा, धीरे धीरे फैलने लगेगा, क्योंकि मरकरी की प्रॉपर्टी है कि थोड़ा सा उसको टेम्परेचर मिलेगा, सेंस करेगा, तो उसमें एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या वो एक्सपेंड होगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही ना, कोई चीज़ गर्म होगी और एक्सपेंड हो रही है तो क्या धीरे धीरे बढ़ेगा, तो बढ़ते 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 क्या लिक्विड कहीं ऊपर चला जाएगा, और जितना टेम्परेचर रहेगा वहाँ तक एक्सपेंड होने के बाद से क्या रुक जाएगा, और जहाँ रुकेगा क्या वहाँ पे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। समझ गए हो, ये टेम्परेचर हमने मेज़र कर लिया। तो मैं आपसे पूछा कि ये टेम्परेचर जो आपने मेज़र किया T, इसको आप कैसे लिख सकते हो, T, ठीक है। तो इसके लिए देखो एक फॉर्मूला बनाया गया, सिंपल सी बात है, हम यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ चले हैं ना, ये लेंथ है जिस पे हमें टेम्परेचर को मेज़र करना है, क्लियर। और सर यहाँ से यहाँ तक का एक लेंथ, पूरा लेंथ है, ये दिखाई दे रहा है आपको, अरे ये पूरा लेंथ है थर्मोमीटर का, और ये जो है वो इनिशियल पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, यहीं से यहाँ तक चले हैं। और मान लो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर हमको मिलता तो क्या ये LT और बड़ा हो जाता, तो अभी तो टेम्परेचर हमें यही मिला है, तो हम इसी T वाले को निकालना चाहते हैं, तो इस T को निकालना चाहते हैं तो हम इतने ही लेंथ का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी के रिलेशन से, अब मैं देखो उसमें आप NCERT में देखोगे ना, तो उसमें एक रिलेशन जो दिया गया है उसमें पूरा बना के डिराइव करके लिखा है, आपको उससे मतलब नहीं है, आप सिंपल सा एक रिलेशन लिख लेंगे, हम आपको बताते हैं। रिलेशन में लिखा है, इसमें 2 पॉइंट हैं, एक ये लास्ट वाला पॉइंट है, इसको मैंने बोला L0 क्योंकि इनिशियल है, और ये फाइनल होगा, अगर सेल्सियस स्केल होगा तो ये क्या लिखा होगा, L100, अरे ये 0 है और ये क्या होगा 100, 100 ही तो स्केल बने होंगे इसमें, समझ गए इतनी बात। अगर फ़ारेनहाइट होता तो क्या ये L32 और ये L212, समझ रहे हो इतनी बात। तो सेल्सियस लेके चलें तो इसलिए L0 L32। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो सर ऐसे है, LT माइनस में L0 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू 100। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं तो इसलिए थोड़ा सा ये फॉर्मूला बस इतना देख लेना, कभी कभी हो सकता है ऐसा पूछा जाए। तो LT माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू में 100 कर देंगे। अब यही स्केल कोई भी हो, सेल्सियस है तो यहाँ पे 0 और 100 होगा, ये 0 और ये क्या होगा 100 होगा। और अगर हमारे पास ये फ़ारेनहाइट है तो 32 और 212 होगा। अगर हमारे पास केल्विन है तो कितना 27 और 373 होगा, ये तो तुम्हें पता ही है, तो बस यही चीज़ रख देना यार। अब ये टेम्परेचर तुमने मेजर किया TC, तो बताओ इस टेम्परेचर को अगर मैं बोलूँ कि ये कितने लेंथ पे आया है, तो मैं बोल दिया कि सर मैंने देखा लेंथ है सर 30 सेंटीमीटर, 30 है लेंथ, कितना आया है 30, तो क्या LT की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 30,
L0 कितना है 0, L100 कितना है, तो 100 माइनस कितना है 0, देन TC इज इक्वल टू 30 अपॉन कितना हो जाएगा 100, कट जाएगा तो क्या 3/10 आ जाएगा। अब वो जो भी यूनिट में रहा हो, अभी सेल्सियस में लिए हैं तो डिग्री किस में आएगा, सेल्सियस में। समझे हो इतनी बात, बस यही सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। TC मतलब वो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, LT माइनस L0 अपॉन अपर माइनस लोअर, जैसे कर रहे थे। सिंपल वही फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर इन अ वन स्केल की जगह पे लेंथ इन अ स्केल आ गया है, माइनस लोअर अपॉन अपर माइनस लोअर इंटू 100। क्लियर है इतनी बात, तो फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है भाई। लिक्विड थर्मोमीटर है, एक प्लेटिनम थर्मोमीटर होता है, प्लेटिनम। अच्छा, इसमें मरकरी ही क्यों भरा जाता है, वाई यूज अ मरकरी इन अ लिक्विड थर्मोमीटर। बोलो जितना पता है, मरकरी इन अ लिक्विड थर्मोमीटर, एक एक करके बताओ, किसी को कुछ पता है। हम लिक्विड थर्मोमीटर में मरकरी ही क्यों यूज़ करते हैं। हाँ ठीक है, और बताओ। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप सोच के एक बार देखो ना, मरकरी क्यों मैंने यूज़ किया। मैंने उसकी जगह पे पानी यूज़ कर लेता, मैं उसकी जगह पे ऑयल यूज़ कर लेता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ कर सकता था जो इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड हो, बट मैंने मरकरी ही क्यों सेलेक्ट किया। मैंने आपसे यही पूछा है क्वेश्चन, जल्दी बताइए, अगर एक आध किसी को कुछ भी पता है तो। नहीं पता है, क्यों भाई, नहीं, ठीक है। अरे ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन से कोई इससे लेना देना नहीं है, मगर मैंने आपसे बस ऐसे पूछ लिया। बट ठीक है, आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। मरकरी का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि मरकरी में कई प्रॉपर्टी ऐसी होती है ना जो हमारे काम की होती है। अब जैसे मान लो ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को तुम लेके चले गए हो कहीं ऐसी जगह, जैसे मान लो लेह लद्दाख लेके चले गए। अब वहाँ पे क्या होगा सर, वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर भी माइनस में चला जाता है, ठंडी पड़ती है, तो माइनस में चला जाएगा तो क्या होगा, ये बर्फ़ अगर पानी भरे होते तो क्या ये जम जाता ना, खुद आइस हो जाता। समझ रहे हो, पानी अगर इसमें भर देते तो क्या है, खुद बर्फ़ हो जाता, तो ये मेरा क्या मेज़र करेगा, ये खुद जम गया, मेरे बॉडी का टेम्परेचर क्या मेज़र करेगा। तो हम इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम डिग्री सेल्सियस पे होता है। मरकरी का मेल्टिंग कह रहे हैं, आइसिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेल्सियस, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इतने पे बॉयल करेगा और इतने पे क्या करेगा, आइस बनेगा। तो जाहिर सी बात है ये हमारे काम की चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसके सर अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है ना वो कांस्टेंट होती है। अल्फ़ा क्या होता है, कांस्टेंट। अल्फ़ा क्या होता है सर, एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अभी आगे पढ़ना है। इसमें क्या है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो ये हल्का सा एक्सपेंड होगा, ऐसे समझो। जैसे मान लो मैंने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो ये इतना एक्सपेंड किया, मैंने फिर अगला 5 डिग्री बढ़ा दिया, एक के बाद से कितना बढ़ा दिया, 5, तो 1 डिग्री में इतना बढ़ा था, अब 5 डिग्री बढ़ाया तो उसी के हिसाब से ये बढ़ेगा, क्योंकि इसके अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो अल्फ़ा जब कांस्टेंट है तो ये वेरी नहीं कर पाएगा अपने हिसाब से, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी कि अगर एक बार में 1 अल्फ़ा, मतलब अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो पूरे टेम्परेचर के लिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। इसीलिए हम बोलेंगे कि इसका थर्मल एक्सपेंशन जो होता है ना वो क्या होता है, नॉर्मली यूनिफॉर्म होता है। ये अल्फ़ा को छोड़ दो, तुम ऐसे बोल सकते हो सर, इट एक्सपेंशन ऑफ मरकरी इज़ इन अ यूनिफॉर्म।
जो इसका एक्सपेंशन होगा वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है। एक्सपेंशन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करेगा। अच्छा सर, और क्या हो सकता है, और बताइए। सर ये ओपेक होता है। ओपेक, एक बगल से दूसरे बगल नहीं देख सकते हो। पानी भरते तो इधर की चीज़ उधर दिखाई देने लगती, समझ रहे हो। ओपेक रहता है तो क्या पीछे, अब इसमें यहाँ नहीं लिखा होता है, अंदर ही लिखा होता है, आपने देखा होगा। तो अंदर वाली चीज़ें जब पीछे का जब ढक जाता है तो उसका इमेज बन के हमें दिखाई देता है, या ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। मगर ये ओपेक रहता है तो क्लियर हमें क्या विजिबल होगा ना कि कहाँ तक चढ़ा है ये मरकरी। अगर पानी होता तो पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ तक गया है कहाँ तक नहीं गया है। ठीक है, तो ये ओपेक होता है, ये भी एक रीज़न है। ठीक है, और तमाम ऐसे हमारे पास है चीज़ें जो हम इसमें बता सकते हैं कि मरकरी हम क्यों यूज़ करते हैं। नॉन स्टिकी होता है, नॉन स्टिकी होता है, ये भी लिख सकते हो। नॉन स्टिकी बिकॉज क्योंकि अगर पानी होता या कोई ऑयल होता ना तो आधा तो ग्लास में ही चिपक जाता, उससे भी उसका लेंथ कम हो जाता, ये भी तो हो सकता था। ये 1% ग्लास में चिपकेगा नहीं और ऊपर चला जाएगा, और जब गिरेगा तो फिर कहाँ आ जाएगा, नीचे एकदम साफ होके। नॉन स्टिकी होता है। ठीक है, यही रीज़न है इसका। सरफेस टेंशन का भी रीज़न लिख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो इसमें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो पहला था लिक्विड थर्मोमीटर, दूसरा लिखना प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जाओ। बस अब ये थोड़ा सा ख़त्म हो गया ना। अब हम आपको जब अगले क्लास में बात करेंगे ना तो बस 2 से 3 दिन लगेगा। मेन टॉपिक अब स्टार्ट होंगे, अभी तो बस ये ऐसे चल रहा है। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, सिंपल सी बात है। देखो क्या है, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में हम जैसे ये चीज़ यूज़ किए हैं ना, इसमें हमने यूज़ किया है लिक्विड, हमने बल्ब बनाया है, वैसे हमारे पास एक थर्मोमीटर ऐसा होता है जिसमें हम प्लेटिनम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस के फॉर्म में। अब सर इसमें क्या होता है, तो सुनो ध्यान से। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, बस हम इसमें एग्जाम्पल है, हमको फॉर्मूले से बस मतलब है और चीज़ों से मतलब नहीं है। ये कोई प्लेटिनम है और इस प्लेटिनम के पास पहले इनिशियल रेजिस्टेंस रहा होगा, कितना रहा होगा, R0, मैंने मान लिया इसका इनिशियल रेजिस्टेंस है। अभी इसको मैंने रखा है किसी नॉर्मल टेम्परेचर पे, T पे। जब मैं इसको किसी टेम्परेचर पे ले जाऊंगा तो क्या टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है? हाँ सर, टेम्परेचर नया चेंज हो जाएगा। ये चेंज टेम्परेचर मान लेते हैं 100 हो गया, R100, 0 से 100, जैसे उसमें L0 L100 हुआ है तो सर ये R100 हो गया। तो इस टेम्परेचर को जब आपने बढ़ाया तो ये नया टेम्परेचर क्या TC मिला है, मिला है। तो सर इसमें लेंथ इसका कितना था L, अब लेंथ बढ़ के कितना हो गया है, कुछ चेंज हुआ है ना। तो एक्सपेंशन इसमें भी हो रहा है, उसमें देखो लिक्विड का एक्सपेंशन हो रहा था और इसमें किसका एक्सपेंशन हो रहा है, लेंथ का। मगर लेंथ के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस। क्योंकि ऐसे सिंपल समझो भाई, हम अगर आपसे बोले ना रेजिस्टेंस भूल भी जाओ, तुम ऐसे समझो किसी भी बॉडी को जब गर्म करोगे ना, प्लेटिनम है, प्लेटिनम तो ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, और अगर उसको गर्म करोगे ना तो हमेशा एक्सपेंड करेगा। तो एक्सपेंड करेगा तो अगर ये वायर है तो वायर में एक्सपेंड करके उसका एरिया थोड़े बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, लेंथ। अरे बाहर तार लगे एल्युमिनियम के, वो गर्मी में क्या होते हैं, ढीले हो जाते हैं। क्यों ढीले हो जाते हैं, क्योंकि उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, यही होता है। आपने पढ़ा होगा, ये तो बचपन में आपने देखा होगा। ओवर ब्रिज में आपने देखा होगा कि आप सोचते होंगे ओवर ब्रिज में क्यों ब्रेकर बना दिया गया है। ऐसे ओवर ब्रिज में ब्रेकर नहीं होता है, वो बीच में गैपिंग छोड़नी उनकी मजबूरी है, क्योंकि ओवर ब्रिज बना होता है लोहे का। जहाँ जहाँ पे एक स्लॉट ऐसे रखते हैं ना, वो एक एक स्लॉट लोहे का होता है। अब उस लोहे के बीच को अगर चिपका के रख देंगे ना तो गर्मी के समय में वो फैलेगा, और जब फैलेगा तो एक स्लॉट दूसरे स्लॉट के ऊपर चढ़ जाएगा, ब्रिज डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए उसके बीच में ऑलरेडी इतनी गैपिंग छोड़ देते हैं कि गर्मी जितनी बढ़ेगी अगर वो एक्सपेंड होगा तो थोड़ा चिपक जाएगा। तो गर्मियों के समय में वो थोड़ा चिपक जाते हैं,
और जैसे अभी देखो ठंडी पड़ेगा तो फिर थोड़ा सा उनके केस में क्या होगा, फिर डिस्टेंस जितना था उतना मेंटेन कर लेंगे। तो एक्सपेंशन होता है जब किसी चीज़ को तुम गर्म करोगे ना, तो हमेशा ऑलरेडी एक्सपेंड करेगा, उसमें और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। बहुत ऐसे रेयर केस में कोई चीज़ है जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। मोस्टली 99% केस गर्म करने पे क्या करती है, एक्सपेंड करती है। तो भाई ये अगर रेजिस्टेंस है, प्लेटिनम से बना है, तो इसको तुम गर्म करोगे, टेम्परेचर T से TC किए हो, तो क्या ये एक्सपेंड कर दिया? अब बताओ, लेंथ जब इतना था तो रेजिस्टेंस R नॉट है, लेंथ बड़ा होगा तो क्या नया रेजिस्टेंस R डैश हुआ होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, छोड़ दो टेम्परेचर नहीं पड़े हो। सर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, याद है, रो एल बाई ए, यही तो पढ़ा है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, यही तो होता है। तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा सर रेजिस्टेंस वैसे वैसे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब ये नया टेम्परेचर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला फिर आएगा, जैसे वो फार्मूला है। तो सर इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस किस पे, तो सर उस टेम्परेचर पे जिस पे हमने निकाला है, ये RT हो गया, माइनस R नॉट लोअर जो इनिशियल था, अपॉन, अब क्या सर, एक बार 100 पे करके देखेंगे, कितने डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो एक किस पे करेंगे, 100 माइनस अपर माइनस लोअर इंटू 100, बस ये बन जाएगा फॉर्मूला। जैसे इसमें रेजिस्टेंस में देखो क्या है, एक रेजिस्टेंस 0 पे और एक रेजिस्टेंस किस पे देखना होगा तुम्हें, 100 पे, तो क्या ये अपर हो गया, ये क्या हो गया लोअर, और उसके बीच का ही तो कहीं ये रहा होगा RT, समझ गए ना। तो बस वही RT निकालना हमें, मतलब इसी का टेम्परेचर निकालना है। देन TC इज इक्वल टू RT माइनस R0 लोअर अपॉन अपर माइनस लोअर इंटू 100, यही फार्मूला यूज़ करें। ठीक है, लिख लो बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये फार्मूला बस लिख लो। ठीक है भाई, हो गया। एक लास्ट छोटा सा पॉइंट है, अब इसमें 2 ही बताए हैं, ऐसे बहुत सारे अभी थर्मोमीटर है हमारे काम के, जो इतने थे वो हमने पढ़ लिए। आइडियल गैस टेम्परेचर लिख लो थोड़ा, किसी आइडियल गैस का टेम्परेचर कितना होता है, कहीं कहीं पे हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, NCERT में मेंशन है आइडियल गैस टेम्परेचर। वैसे तो स्टार बना के वो ब्लू कलर में लिखा है, बट फिर भी ठीक है। आइडियल गैस टेम्परेचर वो पढ़ना है हमें, ये KTC में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। आइडियल गैस टेम्परेचर को किसने बताया पता है, किसने बताया, गै-लुसैक, नाम सुना होगा, नाम सुना है ना। इन्होंने आइडियल गैस टेम्परेचर निकाला। एक्चुअल में इन्होंने बोला ना कि आइडियल गैस टेम्परेचर जो होता है, इसको हम T से लिख रहे हैं या TC लिख देते हैं, टेम्परेचर जो हम निकाल रहे हैं 273.15 T अपॉन प्रेशर लिख देते हैं, चलो ये ट्रिपल ऐसे लिख लो, या ट्रिपल प्रेशर के फॉर्म में लिखो, P अपॉन PTR, आइडियल गैस टेम्परेचर निकालने। सर P क्या है, P क्या है, तो सर प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और PTR क्या है सर, प्रेशर एट अ ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो PTR है, और P क्या है, कांस्टेंट पे जो प्रेशर होगा 273.15 इंटू में वो कर देंगे P अपॉन PTR, तो हमें मिल जाएगा आइडियल गैस का टेम्परेचर। फॉर्मूला एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, बस इसीलिए बताया गया है यहाँ पे, नहीं तो हम इसको यहाँ पे बताते ही नहीं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 16 भी इसको 1516 लिख सकते हैं। अच्छा, ये किस में रहेगा हमेशा,
केल्विन में लिख लेना। 273.15 या 16 जो भी लिख रहे हो इसको हमेशा केल्विन में लेना है, P/PTR। ठीक है भाई, चलिए ये बेसिक ख़त्म हो गया है। अब हमें एक्सपेंशन के बारे में जानना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात किया जाएगा। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में हमें 3 चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई है। क्या क्या पढ़ना है? किसी चीज़ को गर्म करोगे तो क्या हो सकता है, अभी देखा, उसका लेंथ बढ़ेगा, लीनियर एक्सपेंशन होगा। दूसरा क्या हो सकता है, एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो उसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं, सरफेस एरिया, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, 3 तरह के एक्सपेंशन पढ़ने हमें। जब हम किसी चीज़ को टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं तो उसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, एरिया में होगा, वॉल्यूम में होगा। ठीक है, अब कैसे होगा इन्हीं पे डिटेल बात की जाएगी। इसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा आएगा, इनके बीच में रिलेशन बनाएंगे, तब जाके स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, ये सब आएगा। ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे या जब भी टर्न